हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इन रोड एक्सीडेंट केसेस, यानी कि सड़क दुर्घटनाओं के केस में सहभागी लापरवाही क्या होती है। ये जो क्लेम का केस होता है, दुर्घटना बीमा जो मुआवजा मिलता है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इन रोड एक्सीडेंट केसेस, यानी कि सड़क दुर्घटना के केस में जो सहभागी लापरवाही क्या होती है, ये मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज़ द प्लेंटिव्स फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर फॉर देयर सेफ्टी, यानी कि जब जो प्लेंटिफ है वो अपनी सेफ्टी करने में पूरी तरह से नाकाम रहता है, यानी कि उसकी गलती होती है, लापरवाही होती है, नेग्लिजेंस होती है अपनी सेफ्टी करने में, तब जो है ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का फैक्टर सामने आता है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कैन बार रिकवरी और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि अगर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का फैक्टर साबित हो जाता है रोड एक्सीडेंट के केस में, तो तब प्लेंटिफ को यानी कि विक्टिम पार्टी को जो मुआवजा मिलना है वो बिल्कुल भी नहीं मिले, ऐसी स्थिति हो सकती है, या उस पर प्रतिबंध लग जाए, कम मिले, कुछ परसेंटेज मिले, ऐसी भी संभावना होती है। और जो है ऑफन डिफेंडेंट्स यूज़ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एज ए डिफेंस, ख़ास तौर पे जो डिफेंडेंट पक्ष होता है, यानी कि जिसको मुआवजा देना होता है रोड एक्सीडेंट का, वो इस डिफेंस का इस्तेमाल करता है और वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि एक्सीडेंट हमारी गलती से नहीं हुआ है, बल्कि जो विक्टिम पार्टी है, जिसका कोई व्यक्ति या तो एक्सपायर हो गया है या ग्रीवियसली इंजर्ड है या सिंपल इंजरीज है, कि उनकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो दोस्तों, इसमें एक केस माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया, जो मैं आपके साथ इस बिल्कुल हूबहू वो इसी स्थिति पर आधारित है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उस केस को इसमें शामिल करूं ताकि आपको पूरी बात समझ आए। तो दोस्तों, नागपुर बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट में एक फ़र्स्ट अपील फाइल की गई, जिसका नंबर था 171 एंड 1773 ऑफ 2012, द कमांडेंट पुलगांव एंड अदर्स वर्सेस आस्पा एंड अदर्स। जो आस्पा एंड अदर्स है, इसमें ये ओरिजिनल क्लेमेंट्स थे और इसमें कोरम था ऑनेबल मिस्टर जस्टिस वी.जी. बिस्ट, और डेट ऑफ डिसीजन है 6 जून 2022 को ये जजमेंट आई है। इसमें दोस्तों क्या इस केस के फैक्ट्स हैं और कैसे इसमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का फैक्टर प्रूव हुआ है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसमें जो अपैलेंट्स है, यानी कि जिनके खिलाफ जो कंपनसेशन का अवार्ड पास किया गया था MACT यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के द्वारा, वो इस अवार्ड से अग्रीव होकर उन्होंने ये जो अपील्स फाइल करी थी अंडर सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, चैलेंजिंग जजमेंट्स एंड अवार्ड्स डेटेड 18/12/2010 पास्ड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल नागपुर, यानी कि नागपुर MACT नागपुर ने जो क्लेम पास किया था 18/12/2010 को, उसके खिलाफ इन्होंने अपील की है अपलेंट्स ने अंडर सेक्शन 173। अब इसमें कितना क्लेम पास किया गया था और इसमें क्या कितनी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस साबित हुई है कि बाय द इम्प्यून्ड जजमेंट्स एंड अवार्ड्स द MACT हैड अवॉर्डेड कंपनसेशन ऑफ ₹4,95,000
and rupees 86,220 along with interest at the rate of 7.5% from 3rd March to 2010 till realization of the said amount in both claim petitions respectively. Both appeals arise out of the सेम एक्सीडेंट, यानी कि दो लोगों की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में, वो पति पत्नी थे, इसलिए अलग अलग उनकी जो है क्लेम पिटीशन फाइल की गई थी। क्योंकि एक्सीडेंट एक ही हुआ था, उन दोनों एक ही एक्सीडेंट में दोनों लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो है इन क्लेम पिटीशंस को दोनों को इकट्ठा डिसाइड किया गया था। अब इसके फैक्ट्स बताता हूँ मैं कि इस एक्सीडेंट के फैक्ट्स क्या थे और कैसे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यहाँ पर लागू हुई। इसमें पटिशनर नंबर 1 to 4 ओरिजिनल क्लेमेंट्स हैं, जो दंपत्ति की जिसकी मृत्यु हुई थी, उनके 4 बच्चों ने जो ओरिजिनल क्लेमेंट्स हैं उन्होंने जो है क्लेम पिटीशन फाइल की थी एमए सिटी नागपुर के पास। और इसमें जो उनके पिता थे नरसी मालू 50 साल के व्यक्ति थे और उनकी जो माता थी तिमाला वो 35 साल की महिला थी, हाउसवाइफ थी और जो है रेलवे में जॉब भी करती थी। और ये दोनों पति पत्नी रेलवे में जॉब करके महीने में 4,000 रुपये, दोनों 4-4 हज़ार रुपये की इनकी कमाई रेलवे से होती थी। तो इसके बाद दोस्तों 28 जनवरी 2020 को जो डिसीज्ड नरसी मालू है, ही वाज ड्राइविंग ए मोटरसाइकिल फ्रॉम कलमेश्वर टू वर्धा। तो ये जो डिसीज्ड है इसमें जिसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में नरसी मालू, वो अपनी मोटरसाइकिल पर 28 जनवरी 2020 को कलमेश्वर से वर्धा जा रहे थे और तिमाला उनकी पत्नी उनके पीछे बैठी हुई थी मोटरसाइकिल पे। दे हैड ए एक्सीडेंट विद ए मिलिट्री ट्रक। सामने से एक मिलिट्री का ट्रक आ रहा था जिसमें इनका जो है इनकी मोटरसाइकिल उसमें डैश कर गई, हिट कर गई फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑन वर्धा नागपुर रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ था। बोथ डाइड ऑन द स्पॉट, दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई। रेस्पोंडेंट नंबर 1 वाज ऑनर ऑफ ऑफेंडिंग व्हीकल, यानी कि जो कमांडेंट थे वो इसमें ऑफेंडिंग व्हीकल के मालिक हैं, क्योंकि ये मिलिट्री का ट्रक था। और जिसमें रेस्पोंडेंट नंबर 2 थे वो मिलिट्री के में ड्राइवर के पद पर काम कर रहे थे, जो उस वक्त ऑफेंडिंग व्हीकल को चला रहे थे। मिलिट्री क्लेम्ड दैट एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डिसीज्ड। जो आर्मी ने यानी कि मिलिट्री ने ये दावा किया कि जो एक्सीडेंट हुआ या मृत्यु हुई व्यक्ति की, उनकी पत्नी की, वो उनकी अपनी गलती से हुई है। हु हिमसेल्फ हैड डैश्ड अगेंस्ट मिलिट्री वैन, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी लापरवाही से अपनी मोटरसाइकिल मिलिट्री वैन में उसकी टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु होगी। ऑन कंसिडरेशन एविडेंस ऑन रिकॉर्ड MSCT held that there was a contributory negligence to the extent of 80% on the part of deceased Narsi Malu, whereas 20% on the part of driver military van। तो जब ये एविडेंस में आया केस MSCT नागपुर के सामने, तो ये चीज़ साबित हो गई कि जो गलती थी 80% लापरवाही थी वो मरने वाले नरसी मालू की थी, 80% उनकी गलती थी और 20% जो मिलिट्री के वैन का या ट्रक का ड्राइवर था 20% उनकी गलती हुई। यानी कि दोनों की गलती से ये मिसहैप हुआ जिसमें दंपत्ति की मृत्यु हो गई। यानी कि 80-20 का इसमें रेशो बनता है। और जब 80-20 का रेशो बनता है तो क्लेम पिटीशन जो मुआवजा का पिटीशन है वो भी वैसे ही डिसाइड होता है। और इट वाज ए केस ऑफ कंपोजिट नेग्लिजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ देयर मदर तिमाला। और जो उनकी पत्नी पीछे बैठी हुई थी वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का फैक्टर उन पर लागू नहीं हुआ, बल्कि उन पर कंपोजिट नेग्लिजेंस का फैक्टर लागू हुआ। यानी कि समग्र जो लापरवाही है वो उन पर लगी। तो इसमें एपेलेंट्स थे जो आर्मी की तरफ से अपील हुए,
प्रेड फॉर डिसमिसल ऑफ एमएससीटी, जो उनको क्लेम मिला कि उसको जो है डिसमिस किया जाए, सेटिसाइड किया जाए। वाइल रेस्पोंडेंट्स प्रेड फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंपनसेशन, जबकि जो रेस्पोंडेंट्स थे यानी कि जो बच्चे थे दंपत्ति के, उन्होंने प्रेयर की कि इसमें कंपनसेशन की राशि बढ़ाई जाए। और मिलिट्री ने यह दलील दी कि इसमें एफआईआर भी जो है उसका समरी डिस्पोजल हो गया, और जो आर्मी ने कोर्ट मार्शल बिठाया था ड्राइवर की गलती को जांचने के लिए, उस कोर्ट मार्शल में भी ड्राइवर की गलती नहीं मिली। ही वाज फाउंड नॉट गिल्टी। तो इसमें माननीय हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस की हैं कि ड्राइवर की जो ड्राइवर का एविडेंस देखा कि डिसीज्ड नरसिम्हालू वाज हैविंग ए रेड शॉल ऑन हिज पर्सन वाइल ड्राइविंग हिज मोटरसाइकिल, कि जब ड्राइवर ने बयान दिया कि जब मोटरसाइकिल पर ये दंपत्ति आ रहे थे तो तब जो नरसिम्हालू है जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने अपने कंधे पर एक लाल शॉल रखी हुई थी। ही सॉ दैट शॉल ऑफ डिसीज्ड वाज मूविंग फ्रीली इन द एयर, जो कि जो है हवा में तैर रही थी वो शॉल, क्योंकि जो है सर्दी का मौसम था, जनवरी की बात है ये, और हवा के कारण वो इधर उधर फैल रही थी। एंड व्हेन हिज मोटरसाइकिल केम एट सम डिस्टेंस, और जब उनकी मोटरसाइकिल मिलिट्री के व्हीकल के पास पहुंची, डिसीज ट्राई टू पुट द शॉल इन द राइट प्लेस, तब जो नरसिम्हालू है उसने अपनी शॉल कंधे पर उसको टिकाने की कोशिश की। वाइल डूइंग सो, और जब वो ऐसा कर रहा था, शॉल फेल ऑन हिज फेस, तो वो शॉल उसके फेस पर गिर गई। एंड डिसीज्ड लॉस्ट कंप्लीट बैलेंस, और जब उसको कुछ आगे दिखाई नहीं दिया तो तब जो है उसने अपनी मोटरसाइकिल का बैलेंस खो दिया। एज ही कुड नॉट सी एनीथिंग एंड मोटरसाइकिल स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स मिलिट्री व्हीकल, और मोटरसाइकिल जो है चलते चलते मिलिट्री व्हीकल के पास आई और उसमें रैम कर गई। इट इज़ हिज फर्दर एविडेंस दैट द स्पीड ऑफ मिलिट्री व्हीकल वाज जस्ट अराउंड 25 to 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड थी मिलिट्री व्हीकल की वो 25-30 से ज़्यादा नहीं होगी, 25-30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं थी। एंड ही मेड सीरियस एफर्ट्स, और ड्राइवर की तरफ से कहा गया कि उसने बहुत ही सीरियस एफर्ट्स किए टू सेव द मोटरसाइकिल राइडर्स, ताकि वो मोटरसाइकिल के राइडरों को बचा सके। बट मोटरसाइकिल डैश्ड इनटू द हिंड साइड ऑफ द ट्रक, लेकिन मोटरसाइकिल जो है आगे के हिस्से में टकराई, जिससे वो दोनों गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जो जज साहब की कमेंट्स थे वो मैं आपको बताता हूँ कि रोड इन विच द एक्सीडेंट टुक प्लेस इज़ अबाउट 34 फीट वाइड, कि जिस सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था वो 34 फुट चौड़ी रोड थी। व्हेन ड्राइविंग वाज सीइंग एवरीथिंग, व्हेन ड्राइवर वाज सीइंग एवरीथिंग, कि जब मिलिट्री का ड्राइवर सब कुछ देख रहा था। एंड स्पीड वाज आल्सो 25-30 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड भी कम थी। ही अट टू हैव एंटिसिपेटेड इमिनेंट थ्रेट ऑफ मोटरसाइकिल बीइंग हिट दिस व्हीकल। तो तब जो है ये समझ आ जाता है कि जो मोटरसाइकिल है वो उसकी व्हीकल में भिड़ने वाली है, लगने वाली है, लेकिन उसने जो है कोई सीरियस अटैम्प्ट नहीं किया कि वो उसको व्हीकल को रोक सके या अपने ट्रक को रोक ले या अपने ट्रक को साइड में ले जाए, लेकिन ऐसा उसकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं किए गए। इसलिए उसको भी जो है 20% का नेग्लिजेंट माना जाता है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट माना गया। तो दोस्तों ये जो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट का फैक्टर है, ये जब एमएससीटी का क्लेम मिलता है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि अगर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट विक्टिम की ज़्यादा है, 100% है, 80% है जैसे इस केस में थी, तो वैसे ही जो है जो कंपनसेशन का अमाउंट होगा उसमें से 80% राशि अपने आप ही ख़त्म